बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। फैज़ हमीद के खिलाफ जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है, लेकिन घेरा जो है फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत है वो इस ताने बाने को जोड़ने पे तुली हुई है कि 9 मई वाले मामले में ये नेटवर्क किस तरह से एक दूसरे का साथ देता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी साथ दिया जा चुका है। मेरे प्रोग्राम्स में आप उठा के देख लें, बहुत दफ़ा मैंने फैज़ाबाद धरने की बात की और काफ़ी दफ़ा मैंने ये बात कही कि पार्लियामेंट पे हमला किस तरह से होता है। रेड जोन की बात की जाती है इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद में रेड जोन में जो कुछ हुआ है माजी में वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब को किस तरह से हुकूमत से हटाया गया ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक पूरा नेटवर्क था और नेटवर्क के का साथ देते हुए मुख्तलिफ लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है। अब साकिब निसार को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है और साकिब निसार के जो बेटे के साथ बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो है उसके खिलाफ भी बात की जा रही है किस तरह से ये मामला आगे चल सकते हैं। ऑडियो लीक्स एक नहीं है, जुल्फी बुखारी के साथ भी जो है बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स है और साथ ही साथ जो है ये साकिब निसार साहब के साथ जाते के साथ भी जो है बुशरा बीबी के ऑडियो लीक है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक जो खिचड़ी पक रही है उसका हल क्या निकलेगा, क्या वाकई हम करेक्शंस मूड की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है, या हम सिर्फ इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि किसी को हम नीचा दिखा सकें और मामला आगे ना बढ़ सके। अगर फैज़ हमीद की बात की जाती है तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जनाब पहले भी जो आईएसआई के चीफ थे उनके खिलाफ भी जो भी मुकदमात हैं उनको भी सामने लाया जाए और तमाम चीज़ों को, चाहे वो किसी का भी नाम आगे आ रहा है जिसको माजी में जो है बात की जा चुकी है जिन पे, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि जनाब जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को और फैज़ हमीद को जो है एक साथ लाया जाए और 9 मई वाले मामले को आगे बढ़ के उस पे जो है ये जो इंतशार की कैफियत फैली है इसका कहीं से इंटरलिंक हो। यहाँ पे एक मसला यहाँ पे सामने आ रहा है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था। क्या पीटीआई के बानी जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे ये कहना, या फिर फैज़ हमीद जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे, या दोनों ने एक दूसरे को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया। अभी ये बातें कबलस वक्त है, लेकिन जो पीटीआई का मौक़िफ़ आ रहा है, जिस तरह से उनकी बहन ने जिस तरह से बात की अलीमा खान साहिबा ने कि फिर से जो जनाब उनके खिलाफ इमरान खान साहब की जान को भी ख़तरा है और ऐसा मुकदमा बनाया जा सकता है जैसे जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है। अभी कुछ देर पहले मैं सलमान राजा साहब की बात सुन रही थी। सलमान राजा साहब कहते हैं कि एक और दफ़ा भुट्टो वाला केस जो है वो रिपीट करने को है और हम जो है अपनी गलतियां सुधारते हैं, लेकिन 40 साल बाद जिस तरह से हमने भुट्टो वाली गलती को सुधारा है क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं। एक और इसमें ट्विस्ट जो आता है जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि इमरान खान साहब खुद ये क्यों कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब से कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर फैज़ हमीद साहब से कुछ उगलवाया जाता भी है तो इसमें आपका क्या लेना देना है जनाब, आप अपना काम कीजिए, फैज़ हमीद का अपना मसला चल रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अगर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि दोनों का कहीं कनेक्शन है तो आप खुद ही उस बात पे दलील दे रहे हैं कि वाकई कोई कनेक्शन है और अभी तो कोई बात हुई नहीं और आप कहते हैं जनाब उगलवाया जा रहा है। और किसी भी आईएसआई के हेड से उगलवाना ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि इलेक्टेबल्स जो है वो पीटीआई के और वो लोग जो कि पीटीआई में शामिल थे उनसे जिस तरह से उगलवा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसी तरह से कोई फौज का साबिक अफसर भी आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, उगल देगा, तो ये मेरा ख्याल है कि किसी की बेवकूफ़ी हो सकती है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह से कोई बात होगी जनाब इतना प्रेशराइज किया जाए एक आईएसआई का जो साबिक सरबरा है वो आके टेलीविजन स्क्रीन पे कोई बात कर दे या इस तरह का कोई बयान दे दे। एक और जो मौक़िफ़ सलमान राजा साहब की तरफ से आया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा पर्सनली, वो ये कि अगर फैज़ हमीद के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो वो मिलिट्री कोर्ट तक हो तो वो तो आप हमें समझ में आता है, लेकिन किसी सिविलियन के खिलाफ अगर कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में होती है तो वो एक सवालिया निशान ज़रूर है और आगे चल के इसके चांसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये जो है वो फौजी अदालतों में कोई कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त तो स्टे लिया हुआ है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन होगी ये भी वक्त बताएगा। दूसरा जो मौजू है जिस पे आज बात करेंगे वो ये है
कि पंजाब ने 2 महीने के लिए 14 रुपए फी यूनिट पे कमी कर दी है। बात लोग कह रहे हैं 45 अरब और इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वफाक ने भी उनका साथ दिया और तकरीबन ये जो है बजट 45 नहीं है, डबल का बजट है, जिसमें वफाक भी साथ दे रही है और साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने भी साथ दिया। इसकी मुखालफत केपी ने की है, इसकी मुखालफत जनाब जमात इस्लामी ने की है, इसकी मुखालफत खास तौर पर खुल के हम कहेंगे सिटिंग में कौन है तो सईद गनी साहब इसकी खुल के मुखालफत कर चुके हैं कि आपने 2 महीने के लिए जो ये बजट में से आप तरक्याती बजट में से पैसे दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सूबे भी इस पे काम कर लें तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। सिर्फ 2 महीने के रिलीफ देना। और ये भी बात एक जनरल सी बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने बिजली की जो है वो खास तौर पे आपको नकब लगा दी है और बिला वजह के आपके बिजली के बिल जो हैं वो उस वजह से टैक्सेस की वजह से जो ज्यादा आ रहे हैं, आज वही लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने आके जनाब कहते हैं ये 14 यूनिट जो है वो 14 रुपए फी यूनिट कम होना या 200 रुपए और 200 यूनिट और 500 यूनिट में कमी लाना, ये वही लोग हैं जिन्होंने बढ़ाया था, जिनकी प्लानिंग्स गलत थी, जिसकी वजह से आवाम आज भुगत रही है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। अब तारला साहब ये कहते हैं कि जनाब ये तो हो गया है लेकिन दूसरे सूबों को हमें सराहना चाहिए, यानी कि पंजाब हुकूमत को सराहना चाहिए। दूसरे सूबे ये कहते हैं कि आपकी प्लानिंग्स ही गलत है, करना है तो जनाब वफाक की सतह पे करें। शायद मुझे सईद गनी साहब की बहुत ज्यादा कोई बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि ये काम वफाक की सतह पे प्लानिंग से होना चाहिए। तो बिल्कुल ये ठीक बात है कि प्लानिंग से होना चाहिए, वफाक की सतह पे होना चाहिए। तमाम मौजूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे कुछ देर में नीलम इरशाद साहिबा तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे और फिर मेरे साथ जुल्फिकार अली बदर भी होंगे, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। सबसे पहले डाडी साहब की तरफ चलते हैं। डाडी साहब क्या कहते हैं अभी जो मामला चल रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात पे पॉइंट आउट करना कि मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं जनरल फैज वाले मामले को और इमरान खान साहब को दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। वो तो मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ साथ खान साहब का बयान भी आता है कि उनसे कुछ उगलवा दिया जाएगा। उगलवाने की इतनी टेंशन क्यों है खान साहब को? देखिए, बात यह है कि जनरल फैज का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि कहीं ना कहीं से कोई सिलसिला तो शुरू हुआ और हम ये समझते हैं कि इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि क्योंकि ये सिर्फ जनरल फैज नहीं है। हमने देखा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास बेताशा दौलत और जायदादें हैं और वो बाहर चले गए। तो ये सिलसिला जब तक कि आप कहीं ना कहीं से शुरू नहीं करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि बजाय ये कि इसमें इसको सियासत से जोड़ा जाए, और चाहे मुस्लिम लीग हो या नून हो या पीटीआई हो, मेरा ख्याल है इस मामला में कोई किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए और इसको मेरिट पे चलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जनरल बाजवा की, मैं तो उस पैसों की बात कर रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड 12 अरब रुपए इनकम टैक्स में डिक्लेयर थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, बाकी आप सब छोड़ दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी सारी उम्र की भी आप कमाई या तनख्वाह या मराहत को भी आप मिला लें, तब भी 12 अरब रुपए तो नहीं बनते। तो आखिर कौम पूछना चाहती है, हम पाकिस्तानी पूछना चाहते हैं कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से? किसकी बात कर रहे हैं सर आप इस वक्त? जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ, जनरल कमर बाजवा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने इनकम टैक्स। पाकिस्तान के बड़े अदवार देखे हैं और भुट्टो साहब के भी दौर में आपने इस तमाम आंखों से तमाम अहवाल आपके सामने था कि किस तरह से फांसी हुई, किस तरह से तहरीकें चली और उनके खिलाफ कौन सी पार्टी नहीं खड़ी की गई, ये आपके सामने। मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि खराबी की शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों की खराबी है, तो हम कहाँ से समझ सकते हैं कि कहाँ से खराबी की शुरुआत हुई? मैं एज अ यंग जनरेशन की नुमाइंदा होने की हैसियत से इन तमाम चीज़ों को लेते हुए मेरे लिए परेशान कुन बात है कि कहाँ से शुरू हुई और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ये ठीक होने की नवीद है या अभी भी मेरी नस्लें, मेरे बच्चे आगे चल के यही सब कुछ भुगतेंगे जो हम अभी भुगत रहे हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, इसका सिलसिला शुरू हुआ था जनरल अयूब खान से। जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ था, जनरल अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना,
पूरा मशरकी पाकिस्तान ने फातिमा जिन्ना को 99% वोट फातिमा जिन्ना को दिए, और फातिमा जिन्ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो मगरबी पाकिस्तान से भी जीती हुई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल दिखाया और वहाँ से ये सिलसिला जो चला है आज तक हम उसे भुगत रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात थी कि अयूब खान के दौर में, या याया खान का दौर हो या भुट्टो साहब का दौर हो, उस जमाने में मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। पावर करप्शन जरूर थी लेकिन मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। लेकिन आज हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो मॉनेटरी करप्शन है। मॉनेटरी करप्शन हम इसलिए कि आज हमारे पास ना तो पैसा है, ना हमारे पास इनकम है, और हमारे वो तमाम ज़रायों को इन्होंने महदूद कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हमारा निजात दहिंदा क्या है। आप देखें कि इंडिया इस वक्त 180 अरब डॉलर की पर एनम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि सऊदी अरब 118 अरब डॉलर का सालाना तेल बेच रहे हैं। सऊदी अरब से ज़्यादा वो आईटी में कर रहा है। तो पाकिस्तान ने वो मौका खोया जो आज इंडिया ने हासिल किया। मैं स्पेसिफिक रहना चाहती हूँ, जो यंगस्टर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको पहुंचाना चाहती हूँ। पाकिस्तान 60s में वो उस वक्त में था जो दूसरे ममालिक को कर्जा तक देता था। पाकिस्तान 60s में उन वक्तों में था कि जब ऑन अराइवल वीजा उसके लिए पाकिस्तानियों के लिए मौजूद होता था। आज पाकिस्तान का पासपोर्ट की हैसियत नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उस वक्त भी कोई हमारे सरों पे था तो डेवलपमेंट कब हुई है? और अगर ये 60s के बाद ये 10 साल का अरसा था जो हमारी डेवलपमेंट का था, तो क्या हमने जो खराबियों की शुरुआत है वो 70s से होना शुरू हुई है और करप्शन हमारा 90s से होना शुरू हुआ है? इस बात पे रोशनी डालिएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि अयूब खान का दौर हो, चाहे याया खान का दौर हो, चाहे भुट्टो साहब का दौर हो, यहाँ पे मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। ये करप्शन का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ है जब ये नवाज शरीफ जैसे लोगों को लाके बिठाया गया और यहाँ से करप्शन का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ना आप देखें कि मिस्टर 10% का शुरू हुआ, फिर 100%, और ये सिलसिले चलते रहे। तो मकसद उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ये होता था कि अयूब खान के दौर में हमारे डॉक्टर महबूबुल हक का एक 5 साल तरक्याती प्रोग्राम होता था, जो पहले से पता था कि ये अगले 5 साल दौर में हमने क्या क्या करना है, क्या प्लानिंग है, कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं। हमने तो उसे कंटिन्यू नहीं रखा और वो प्रोग्राम को इन्होंने कोरिया ने अडॉप्ट किया, और आज देखें कोरिया कहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि भुट्टो साहब को जब नाजायज़ फांसी दी गई, गलत फांसी दी गई, उसके बाद से, और ज़ियाउल हक के जब लाके बिठाया गया, उसके बाद से इस मुल्क की तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगा और ये हम मुस्तकिल एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने लगे। तो ये अब ये कि पहले तो चले पावर करप्शन थी, अब तो पावर करप्शन भी है, मॉनेटरी करप्शन भी है, और इसकी वजह से सारा निज़ाम हमारा जो है वो तितर हो गया। तो हमें इन जगहों पे एहतसाब भी करना होगा उन तमाम, चाहे वो अभी मैं किसी सहाफ़ी की बात पढ़ रही थी, उनका ये कहना है कि हमें ये फैज हमीद, इमरान खान या सियासतदानों के चक्कर में पड़ के ये देखना चाहिए कि किसने अवाम को डिलीवर किया, और अवाम का जो इस वक्त जो हाल है उस पर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन अवाम का हाल करने वाले भी तो यही लोग हैं जो कि इसमें हैं। तो हम जब तक इनकी बात नहीं करेंगे, जब तक हमें मसले की जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, अवाम के मसाइल आपको लगता है कि हल होंगे? या हमें पहले डेवलपमेंट पे काम करनी चाहिए, जो हो गया मट्टी पाव वाली सियासत करके आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम जब टीवी स्क्रीन खोलते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही चीजें आती हैं कि फला नहीं किया, फला नहीं किया। हल क्या है? क्या इस वक्त पाकिस्तानी हवा डेवलपमेंट से आती है, या डेवलपमेंट उसी सूरत में हो सकती है जब लोगों की जो है वो सही तरीके से एहतसाब हो? देखिए, गलत फैसले, गलत पॉलिसी की वजह से आपके यहाँ आज देखें कि बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ गई है। वजह ये है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 22% पे ले गया था, अब जाके 19.5% पे आए।
मैं अपने तकरीबन टॉक शो में कह चुका हूँ कि ऐसा कौन सा कारोबार है जहां आप 25% रिटर्न हासिल कर सके, जबकि इंडस्ट्री जो है वो 7% रेट ऑफ रिटर्न देती है। तो ये अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों ने अपने छोटे कारोबार बंद किए। कहीं 20 एम्प्लॉय थे, कहीं 15 थे, कहीं 16 थे। वो सारे कारोबार बंद किए और वो पैसा उठा के बैंकों में रख दिया कि दैट इज मोर सेफ, सिक्योर एंड मोर रिटर्न ऑफ मनी। इससे एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ। अब मुझे बताएं कि कब तक आप इस तरह चलेंगे? जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो कितनी अरसे तक मांगे तागे कि वो करेंगे? तो आप आईपीपी का हाल देखें कि यही वो लोग हैं ना जो आज हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और 60 दिन की बिजली आप फ्री यानी कि मराहत दे रहे हैं उनको। आपने तो कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, बिलावल ने कहा था हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो कहाँ है वो? तो ये गलत वादे करके, गलत फैसले करके ये इस तरह कौम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए और ये जो चीज़ें हैं ये नाकाबिले कबूल है। अच्छा, मैं एक और बात प्रोग्राम्स में करती हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत संजीदा मामला है। मैं फिर ये बात करूँ कि टेलीविजन स्क्रीन्स पे लोग शायद इसलिए दूर हो गए। वो ये कहते हैं जनाब एक ही बात चलती है और एक सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाले और बात करने वाले मैंने बहुत एजेड लोगों को भी देखा जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के पैगामात को सुन के अपना माइंड सेट बना रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बड़े एजेड लोगों को भी मैंने देखा है कि सिर्फ व्हाट्सएप के पैगामात देख के, अगर हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है तमाम बुराइयों की, लेकिन हमारे मुल्क में जब भी ठीक कोई चीज़ होने जाती है उसके पीछे इदारा ही क्यों होता है? क्यों किसी सियासतदान का नाम नहीं आता कि ये वाली डेवलपमेंट हुई है तो ये वाला इदारा जो था उसने इस तरह से काम किया होगा और इस तरह से जनाब सियासतदान आ गया और उन्होंने काम किया, काम करने नहीं दिया गया। और अभी मैं यही बात कर रही हूँ, क्या हम फिक्सिंग मूड पे है? क्या हम फिक्सर पॉलिसीज पे चल रहे हैं कि वाकई जनरल फैज हमीद का की जो तहवील में लेना या और अफसरान का तहवील में लेना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। आईएसआई का हेड होना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आप समझते हैं कि हम तमाम चीजों को अब ठीक करने वाले मूड पे आ गए? देखिए, अब ये तो केस की नौयत आगे बढ़ेगी तो चीज़ें सामने अनफोल्ड होना शुरू होगी। अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है कि इसके पीछे वो क्या वजूहात हैं। तो वाई ओनली फैज हमीद, वाई नॉट जनरल बाजवा, वाई नॉट जनरल केहानी, आगे भी बात आ जाए, वाई नॉट दैट पापा जोन्स, एंड इट्स अ लॉन्ग क्यू। दुरानी साहब हैं और भी लोग हैं और चले ये तो नहीं है दुनिया में, उनके भी मसाइल नाम तो आने चाहिए ना। तो सियासतदान भी हैं, बेताशा लोग हैं। तो मुझे बताएं, आप देखें ना, जब PDM 1 की गवर्नमेंट आई उन्होंने पहला काम क्या किया? इस 1100 अरब रुपए के कानून साजी की, 1100 अरब रुपए के जितने नैब के केसेस सारे उड़ा के खत्म। अच्छा, और ये मुझे एक बात का जवाब ना सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जब भुट्टो साहब की फांसी हुई उनके अपने लोगों ने कितना उनका साथ दिया और क्या अवाम का रद्द अमल उस वक्त नजर आया कि जनाब फांसी हो रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि अगर किसी सियासतदान के खिलाफ कोई बात होने पे आए तो क्या आम पब्लिक उस तरह से साथ दिया जिस तरह से भुट्टो साहब का साथ देना चाहिए था? देखिए, भुट्टो साहब के लिए अवाम बड़ी पुरजोश थी, लेकिन भुट्टो साहब के जो साथी थे ना, जो लीडरशिप थी, वो इतनी खौफज़दा थी कि वो कोई निकले ही नहीं। अगर लोगों ने खुदसोजियाँ की, कितनी खुदसोजियाँ हुई, लोगों ने अपने आप को जलाया है। और मैं उन कारकुनों को मैं देखता था कि वो इतने पुरजोश थे, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला नहीं था। आज वही चीज़ खान साहब के साथ है कि आज पूरी अवाम जो है 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी है, लेकिन उनकी लीडरशिप कोई बाहर निकल नहीं रही जो उसको लीड करे। वो इस खौफ से कि हमें अरेस्ट ना कर ले। तो इस तरह इनकलाब ना आते हैं, ना आप अपने वो शख्स 1 साल से जेल में बैठे हुए, ना तो वो कोई डील कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ होता तो 1 महीने में डील करके चले जाते हैं यहाँ से। हमने पहले भी देखा कि मुशर्रफ के दौर में भी नवाज शरीफ डील करके 10 साल के लिए बाहर चले गए, उसके बाद भी प्लेटलेट्स का बहाना किया, डील किया और चले गए। तो कहने का मकसद है कि आज अगर इनका लीडर, PTI के लीडर 1 साल से पाबंद सलासल है और 200 केसेस उस पर लाद दिए, तो और उनकी लीडरशिप अगर बाहर कोई नहीं निकल रही, अगर बाहर निकले तो
कौम भी पीछे चलेगी। इसका मतलब आप उस बात की तायीद कर रहे हैं जो भुट्टो साहब से चीजों को हम इंटरलिंक कर रहे हैं, और जिस तरह से मैं नहीं कर रही हूँ इंटरलिंक, ये पीटीआई की कयादत खुद कर रही है, भुट्टो साहब वाले केस को इंटरलिंक कर रही है पीटीआई के बानी के केस से, और कहा जा रहा है कि जनाब वही कुछ सिनेरियो क्रिएट करके जनाब उनको पीछे धकेल दिया जाएगा, या कोई ऐसा केस होगा जिसपे 40 साल मजीद आगे चल के हम रिग्रेट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये मैंने नहीं दिया, उनकी खुद जो है वो बहन ये बात कर रही हैं, हलीमा खान साहब ये बात कर साहिबा ये बात कर रही है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया जुल्फिकार अली बदर साहब ने, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फिकार अली बदर साहब, 2 मौजूआत पे बात करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं एक बिजली वाला मसला जिस पर सईद गनी साहब का बयान आया, और पहली बात आपसे ये करनी है कि इस वक्त फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद पूरा नेटवर्क ऐसा ऐसा करके कहा जा रहा है कि उनको कैद में लिया जाएगा, तहवील में लेने वाली बात है, हमें नजर भी आ रही है। लेकिन ये एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि 9 मई वाले मामले में मास्टरमाइंड कौन था ये अब खुल के सामने आएगा, और कहीं ना कहीं बानी पीटीआई को और फैज हमीद को मिलाने की कोशिश करिए। ये तो अब उनकी एक सियासी बात भी हो सकती है कि जनाब सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बात कर सकते हैं या पार्टीज कर सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब का खुद ये बयान कि उनसे कुछ उगलवा लिया जाएगा, अगर फैज हमीद साहब से कुछ उगलवा लिया भी जाता है, वैसे तो आईएसआई के हेड से हम तवक्का नहीं कर सकते कि कुछ उगलवाने वाली सियासत, तो कुछ सच होगा तो बोल देंगे, उनको किस बात का खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए, बहुत ज्यादा जो है ना मामलात आपस में उलझ से गए हैं। ये जो जनरल फैज हमीद साहब वाला मामला है, ये फौज का इंटरनल मैटर है और फौज इसको देख रही है, और आई एम श्योर कि जो भी उन्होंने अपना साबिक कमांडर को आईएसआई के अगर पकड़ा है, तो आई एम श्योर कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई चीज के साथ ही पकड़ के बातचीत कर रहे होंगे। और उसका मामला आज मैं एक और न्यूज चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे, तो पीटीआई के एक लीडर ने डिमांड कर दी कि जी जनरल बाजवा साहब को और साकिब निसार साहब को भी गिरफ्तार करें ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ बेहतर हो। तो अब असल मामला ये है कि इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि ये इनको पकड़ना और सारा मामला मेरे तक लेके आना चाह रहे हैं, और पीटीआई के लीडरान कुछ कह रहे हैं, मामला अंदर क्या है। तो मैं तो जाती तौर पे भी और हमारी पार्टी भी अभी इस चीज को देख रही है कि ये दिस मैटर इज एट वेरी इनिशियल स्टेज। अभी ये चीजें प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं और इन्वेस्टिगेशन का भी स्टार्ट होना है। इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, अभी उनको पकड़ा है, इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें होंगी, उनका जब बयान आ जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, उन लोगों को बुलाया जाएगा या पकड़ा जाएगा या उनके आगे से फर्दर बयान लिए जाएंगे। तो ये मामला भी चलना है। तो आई डोंट थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू गिव अ क्लियर स्टेटमेंट के क्या होने जा रहा है या क्या है। सो आई थिंक वी शुड वेट एंड सी कि फर्दर क्या चीजें चलती हैं और क्या होता है और क्या मामला है और कौन लोग इन्वॉल्व है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो चीज भी होगी, जैसा भी होगा, मामला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, पार्लिमानी सियासत के साथ और हर उस चीज के साथ सपोर्ट करेगी जिससे इस मुल्क के अंदर कोई भी तीसरी फोर्स पाकिस्तान के अंदर पावर में ना आए। तो इसलिए तो हमारी तो इस चीज के ऊपर क्लैरिटी है। और ये जो बिजली वाला मामला आपने सर मैं बात करती हूँ इस पे, मैं आपसे तफसील से बात करूंगी क्योंकि एक और सवाल जो है वो आपसे करना अभी बाकी है, और वो ये है कि किस तरह से भुट्टो केस को अब वापस से एक और दफा भुट्टो साहब को पहले भी मिलाया जा रहा था खान साहब से, और अब फिर जो है भुट्टो साहब की फांसी को केस को जो है वो खुद पीटीआई मिला रही है पीटीआई के बानी से। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद मजीद मौजूआत पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जुल्फिकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, ये जो आप चीज कह रही हैं कि भुट्टो साहब के साथ, मैं तो आई डोंट थिंक कि भुट्टो साहब के साथ को 1% का भी कंपैरिजन है। भुट्टो साहब के जिस टाइम के उस टाइम की ग्राउंड रियलिटी थी वो फर्क थी, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस फर्क थी, और भुट्टो साहब जिस तहरीक और जिन कुव्वतों का सामना कर रहे थे वो एक फर्क सिचुएशन थी। ये कोई जोर जबरदस्ती करके कोई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ कंपैरिजन में आ जाता है कोई भुट्टो साहब के,
ऐसे कोई जबरदस्ती कंपैरिजन में आने से कोई वो थोड़ी बन जाता है। सिचुएशन फर्क है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस फर्क है। भुट्टो साहब की पार्टी के अंदर जब भुट्टो साहब को पकड़ा गया और फांसी दी गई, उस तमाम अरसे के अंदर गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने कोड़े खाए, फिर भुट्टो साहब को जब फांसी हुई लोगों ने अपने आप को जलाया और अपने आप की खुदसूजी की। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन फर्क थी, यहाँ पे तो पकड़ा था तो 9 मई का वाकया हो गया और अपने ही मुल्क की जो सासे थे, अपने मुल्क के फौजी और तंसीबात थी, सरकारी तंसीबात थी, उन्हीं के ऊपर दावा बोल दिया गया और अपने मुल्क के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे पूरी दुनिया में एक परसेप्शन क्रिएट हुई कि पाकिस्तान को दुश्मन की किसी बाहर से किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर करे। पाकिस्तान के इंटरनल फोर्सेज ऐसी बैठी हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मैं आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट एग्री टू दिस नोशन के कोई कंपैरिजन है इस सारे मामले का भुट्टो साहब के साथ या उस वाक़े के साथ या उस चीज के साथ। मतलब टोटल सिनेरियो लगता है एक इल्जाम झूठ पे मबनी था जिसपे कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई सजा हुई नहीं है और उस पे सजा एक प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई है। बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था। और खान बिल्कुल वो देखे ना 109 के ऊपर आज हम भी कोर्टों में जाते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे मर्डर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो लोग पकड़े गए होते हैं सेक्शन 109 में, तो वो मैक्सिमम भी अगर उनको जेल में रखा है 6 महीने, साल, 2 साल रह के वो बाहर आ जाते हैं और उनको कोई इससे ज्यादा सजा नहीं मिलती। और भुट्टो साहब का पहला और आखिरी वाकया था कि 109 के ऊपर, मशवरे के ऊपर, मुशावरत के ऊपर, जो कि विदाउट एविडेंस था और वो वन साइडेड जजों ने सुन के उसको जो है अदालती कत्ल किया, भुट्टो साहब को फांसी की सजा दे दी। काली ज़रब है ये पाकिस्तान की तारीख में। दूसरी बात की तरफ आते हैं। यूनिट फ्री करता है पंजाब, बात होती है सिंध में, बात होती है केपी में। मसला यहाँ पे मुझे उससे ज्यादा ये लगता है, आप एक्सप्लेन तो अपने दौर से करेंगे, हम क्यों सूबों की सतह पे एक सूबा दूसरे सूबे को जो है वो ये बात करता है फला हमारे हकूक ले जाता है। आपको नहीं लगता ये एक और जंग का आगाज हम बिला वजह क्रिएट कर रहे हैं? जनाब पंजाब में क्यों हुआ है? पंजाब को फैसिलिटीज दी जाती है, जिस तरह से फारूक सत्तार का भी बयान है, एक इंतजार की कैफियत पैदा होगी। मसले का हल क्या है? ठीक है, सईद गनी साहब ने जो बयान दिया मैं उसको मुझे बहुत लॉजिकल लगा कि जनाब फेडरल की सतह पे बात करें ना, हम किस तरह से हम बात कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं सारे सिनेरियो को? देखिए, हमारी पार्टी तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि ये जो पॉलिसी होनी चाहिए पब्लिक एट लार्ज की अक्रॉस द पाकिस्तान होनी चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क के अंदर 200 यूनिट की बिजली लोगों को उस पर सब्सिडी दी है और अब अगर पंजाब गवर्नमेंट भी सब्सिडी देने जा रही है जो कि 45 अरब रुपए की सब्सिडी है और उस पर 14 यूनिट का 2 माह के लिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, क्या ये अच्छा होता कि इस पे स्टेक होल्डर्स को बुला के बैठा के आप देखें कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होगा और लोगों के पास है, जब क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ बैंकों के ऊपर डील्स आई होती हैं कि आप 1 साल के लिए, 6 माह के लिए, 2 साल के लिए मोबाइल फोन ले लें 0 इंटरेस्ट पे, वॉशिंग मशीन ले लें, टीवी ले लें, ये चीज ले लें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके डेली यूजेज की होती है। तो आप डिस्कोर्स को क्यों आपने लाइन किया, आपने डिस्कोर्स को एंगेज किया कि आप सब्सिडी देंगे और 14 रुपए यूनिट देना। आप डिस्कोर्स को एंगेज करते हैं पूरे फेडरल लेवल पे, सूबों को भी साथ बिठाते हैं और साथ स्टेट बैंक को और जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी बिठाते हैं कि डिस्कोर्स विल कलेक्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स। 45 बिलियन पंजाब गवर्नमेंट डालेगी, 45 बिलियन और मे बी मोर जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने डालना है और दीगर सूबों ने जो इनपुट डालना है। आप लोगों को इसी अमाउंट के सोलर पैनल देते ताकि वो घरों पे 300-300 यूनिट तक या 500-500 यूनिट तक जिनका बिल आ रहा है वो उस अमाउंट के सोलर पैनल मिलते और 0 इंटरेस्ट के साथ देते। क्या आपने साल में 2 साल में जो है वो पैसे देके वो बिजली के बिल की जगह आप सोलर पैनल के पैसे दें इंस्टॉलमेंट में और आपका आप ये मामला करते। इस मामले पे देखें, सूबों में कंपटीशन होना चाहिए। आप हेल्थ में करें, एजुकेशन में करें, स्पोर्ट्स में करें, बहुत सारी चीजों में है, IT सेक्टर है, स्पोर्ट्स में होना चाहिए। आप एक दूसरे के बच्चों को बुलाएं, फैसिलिटेट करें, कंपटीशन करवाएं। कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी।
बट जब आपका ये एक नेशनल इशू आता है और आपने यू हैव टू एड्रेस द पब्लिक एट लार्ज, तो उसके लिए फिर वी हैव टू सिट डाउन एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु हैव द एक्सपर्ट ओपिनियन, रादर देन कि आप 2 माह के लिए 45 अरब रुपया खर्च कर दें और उसके बाद फिर आप बोलें कि 2 माह बाद हम आपको मजीद रिलीफ नहीं देंगे। तो आप देखें कि एक घर के अंदर अगर कोई सोलर पैनल लगवाता है 300 यूनिट तक के, तो कॉस्ट क्या आती है? 2 लाख 3 लाख के सोलर पैनल लग जाते हैं और आपके 300 यूनिट के आते हैं। तो अगर आप 45 बिलियन को 3 लाख पे या 4 लाख पे, मिनिमम 5 लाख पे भी आप करें, तो बात कहां से कहां चली जाती है। तो आप उसके अलावा आप फिर कमर्शियल बैंक्स को, स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करें, दीगर सूबों को करें। आप देखिए जनरल पब्लिक को यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना है, एंड इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। तो क्यों नहीं इसके ऊपर करते, क्यों नहीं सोचते? फायदा दूसरी तरफ से भी हो जाना था, कारोबार भी इनके अपने ही है सोलर सिस्टम। क्यों देखे ना, क्यों ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनते हैं जो कि इनको मशवरा तो देते हैं 2 महीने का रिलीफ दे दें। अब 45 अरब रुपया जब जाएगा, लोगों का टैक्स पेयर मनी है ना, चाहे वो फेडरल और गवर्नमेंट इल्जाम लगाया गया है वो ये कि सबसे ज्यादा चोरी जो होती है बिजली वो केपी में होती है, दूसरा नंबर जो है वो सिंध का आता है। ये सिंध गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट जो है वो पहले अपने सूबों में चोरियां क्यों नहीं रोकती है? पंजाब तो बिल देता है तो जनाब पंजाब को रिलीफ मिल रहा है, ये भी बात सामने आई है, ये स्टेटमेंट भी सामने आया है। मैं इससे आगे का सवाल करता हूं कि भाई बिजली महंगी है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, तो लोग तो बिजली चोरी करेंगे ना। हाँ, इसकी दूसरी साइड ये है कि ये जो गवर्नेंस कर रहे हैं, जो एनर्जी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं जाके वहां पे किया काम? तो ये एनर्जी मिनिस्ट्री का है ना बिजली चोरी रोकना। ये दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो उनको चाहिए था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के लोगों को रिलीफ दे, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि लोग बिजली चोरी ना करें। वो चाहे सिंध के लोग हों, केपी के हैं तो पाकिस्तान के लोग, तो बिजली चोरी भी रोकने चाहिए। बिजली चोरी तो बड़ी गलत बात है, हम इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन इस मसले का हल निकाले ना, इन रादर देन के सिर्फ ये उठा देना कि जी बिजली चोरी रोके तो फिर करेंगे। आप ओवरऑल जो है एक जो पब्लिक पॉलिसी है उसको रिव्यू करें, उसको रिस्ट्रक्चर करें, उसको एक ऐसे बनाएं कि जिसके ऊपर आम बंदे को फायदा हो, कि जिसके ऊपर आपको लोन लेते वक्त भी या किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से भी बात करनी हो तो उनको पता चले कि इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, और ट्रांसपेरेंसी भी है जो मिनिस्ट्री की तरफ से या डिस्को की तरफ से जा रही है, और इसमें एक चेक एंड बैलेंस भी है जो फेडरल गवर्नमेंट का, कमर्शियल बैंक्स का और स्टेट बैंक का है। तो क्यों नहीं करते? हु इज स्टॉपिंग देम? हु इज स्टॉपिंग देम? ये तो मैंने सजेशन बहुत सारे प्रोग्राम्स में पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर भी दी, मैंने केयरटेकर मिनिस्टर को भी दी जो अभी भी है, और उसके बाद अभी भी आपके प्रोग्राम से भी मैं दे रहा हूं। तो एनर्जी सेक्रेटरी क्यों नहीं करता, क्यों नहीं एक और बात आपने सजेशन दे दी और मैं पर्सनली ऑन स्क्रीन ये बात करती हूँ कि बड़ा लॉजिकल आपने जवाब दिया इस बात का, और मैं तो इसमें एक हंसी वाली बात भी है लेकिन नजराए मजाक कि अगर सोलर सिस्टम वाली बात भी कर लेते तो इनका ही फायदा था, क्योंकि कारोबार भी इनके खानदान में ही है सोलर सिस्टम्स का। सर एक और बात, मैं कहता हूँ कारोबार भी करें, पैसे भी कमा ले, लेकिन अवाम का तो भला करे ना। हाँ, अवाम वही बात है कि इस तरह अवाम का भला कर लेते। लेकिन दूसरी बात एक और है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बयान भी आया है कि जमात इस्लामी हो, MQM हो या गवर्नर सिंध हो, वो तनकीद तो कर लेते हैं, प्लान नहीं देते कि करना क्या है। आप प्लानिंग में साथ दें हमारा तो हम आगे चलेंगे। किस हद तक आप समझते हैं कि जितने स्टेक होल्डर है सिंध के, उनको इस वक्त मसले के हल की तरफ जाना चाहिए बनस्बत ये कि तनकीद की तरफ वो बात कर रहे हो? सिंध गवर्नमेंट की तरफ बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो तो बारहा दफा कह चुके हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का, अगर वो पहले PDM के जब गवर्नमेंट बनी है पिछले जो 16 माह चली है, अगर वो उस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिला सकते हैं, तो सूबा सिंध के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वो बड़े ओपन हार्ट के साथ बैठ सकते हैं और बैठ के बातचीत कर सकते हैं और मसले का हल निकाल सकते हैं। इसमें विन विन सिचुएशन है, चाहे वो जमात इस्लामी है, MQM है, या जो भी स्टेक होल्डर या पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फोर्स है, तो यहाँ के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन आके बैठे रादर देन के सिर्फ बातें करते जाएं और
एक दूसरे पे तनकीद करते जाए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बद्र साहब। बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं फारूक डाडी साहब से बात करूंगी। फारूक डाडी साहब, चीजें कुछ तो बेहतर हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ ग्रीन लाइन बसेस की बात करूं, अब बहरिया टाउन से लेके एक और प्रोजेक्ट जो है वो बना है कि जनाब सिटी तक आ रहा है, बसों का प्रोजेक्ट है, और एक और प्रोजेक्ट है जो सिंध में लग रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि एक और ग्रीन लाइन बस का मंसूबा डल रहा है। तो तमाम चीजें, ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरी की तरफ भी जा रहा है। हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत तो बेहतरी आ रही है। क्या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी सिंध गवर्नमेंट जो है वो तनकीद ही हम कर सकते हैं? नमक के बराबर मैं इसको कहूंगा। आज एक और डेवलपमेंट हुई है जो आपने वहां पे देखी, जिन्ना हॉस्पिटल में आटे में नमक के बराबर। ठीक है, देखिए कराची जो है पूरे सिंध में 99% कंट्रीब्यूट करता है, और कराची का शेयर 1.1 रखा गया, इतना कम। तो ये तो पिछले 14 साल से अगर हुकूमत में बरसर इख्तिदार है, तो अब जाके अगर बसेस आई है तो इसका क्रेडिट तो मैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी को, मुर्तजा वहाब को दूंगा। ये उनकी काविश है, क्योंकि वो मेयर है कराची के। तो बहरहाल देखिए, ये चीजें जो है कराची में K4 का मंसूबा क्यों नहीं ला रहे, ताकि इनका ये जो डिफेंस के अंदर टैंकर माफिया वो फलता फूलता रहे, अरबों रुपए की इनकम है इनकी, वो नहीं चाहते कि खत्म हो। अगर ये चाहे K4 के मंसूबा, जो कि मुशर्रफ ने ऐलान किया था, 26 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, आज 180 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन इसको कोई आगे नहीं बढ़ा। बताए ना कि क्या क्या स्टेटस है। जब तक K4 नहीं होगा कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी वजह ये कि वो अरबों खरबों रुपए जो ये डिफेंस से कमा रहे हैं इन टैंकर माफिया के जरिए, जब टैंकर से पानी मिल रहा तो नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, ये चीजों को सदेबाब करें। कराची पूरे मुल्क में 67% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कराची के साथ ये जुल्म किया जाता है हर जगह, चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो ये ना करें। मुनसिफाना तौर पे तमाम सूबों को देखा जाए, मुनसिफाना तौर पे तमाम सूबों को उनका हक दिया जाए। और जाहिर बात है कि अगर आप पब्लिक की मंशा के मुताबिक, पब्लिक के वोटों से और हकीकी नुमाइंदे होंगे, तो ये मसले नहीं होंगे। आज मैं इसका शाहिद खाकान अब्बासी का बयान देता हूँ, बकौल उनके, कि ये जो असेंबली है उसमें 50% लोगों ने तो अपनी सीटें खरीदी है। वो कौन लोग हैं जिनसे सीटें खरीदी गई है, वो कौन लोग हैं जिनको ये पैसे दिए गए। तो मकसद ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। अगर ना उनसे पूछे, अगर हुकूमत की समझती है या एस्टेब्लिशमेंट में समझती है, तो क्यों नहीं पूछते वो लोग। इसका मतलब है कि उसकी बात में कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है कि आपके असेंबली में 50%, और हम और आप तो इस बात की गवाह हैं। हम तो खुद लाइव ट्रांसमिशन में बैठे थे इलेक्शन वाले दिन, हमारे सामने इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, और सुबह जब उठ के देख रहे हैं जिनकी जमानतें जब्त हो रही थी वो जीता हुआ था। ठीक है सर। नीलम इरशाद साहब तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुकी है, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी नीलम इरशाद साहब, बुशरा बीबी की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, खातून की बात, मैंने अपने करियर में कभी भी खातून पे मैं तनकीद करना मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम बात करें, लेकिन जो हकाइक सामने आ रहे हैं उसमें आप सर, मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले जी। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो हकाइक सामने आ रहे हैं, ऑडियो लीक्स एक जुल्फी बुखारी साहब के साथ सामने आई, उसके बाद साकिब निसार साहब के साथ के साथ सामने आई, बहुत से करप्शन के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे एक तूफान तो उठ गया है बुशरा बीबी के खिलाफ, खास तौर पे कि एक खातून जो है वो इतनी चीजों में इन्वॉल्व है। किस तरह से देखती है इस मामले को? ये तो नानी चाह है, आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड है, और झूठी वीडियो और झूठे केसेस बनाने में ये लोग टॉप ऑफ द लाइन है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं आजकल, तो क्या पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं ना टिकटॉक पे, और आप फेसबुक खोलें, भरा होता है, तस्वीर किसकी होती है, शक्ल किसी की होती है, कुछ उन्होंने लगाया होता है, कुछ ऑफ कोर्स पीटीआई वालों ने भी लगाया होता है। तो इस पे तो आपको बिलीव नहीं करना चाहिए एज अ वुमेन। आप देखें, उनकी बहन जो दुबई में है, शी इज PhD एंड शी वाज थ्रू एंड शी गिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उसके बाद उनकी बेटियों ने रात कुरान उठाते हैं माँ के लिए।
इस आदमी, ऐसे आदमी के साथ हो रही हैं इतनी तकलीफ में, तो वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया उन्होंने ज्यादा। पहले ऑफ कोर्स वो अच्छे खानदान से हैं, उनकी माँ बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी हुई थी इसी के लिए। अब मुझे बताएं, बेनजीर को भी पीली टैक्सी कहा गया था, उनके लिए जहाज से उनके फ्लाइट फेंके गए थे। ये तो गटर के ढकने बेचने वाले, इनका तो काम यही है, गटर का ढकना, अखबारात को चोरी करवाना, अगले दिन बेच के नया बनवा के नाम कर देना कि नया बनाया उसको पेंट करके। तो इनका तो काम यही है, ये ऐसी हरकत करेंगे। आप गुनाहगार नहीं हो बुशरा बीबी कैसे? मुझे भी शुरू में मैं जब सुनती थी तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में जाता था, फिर मैंने सर्वे किया है तो मुझे पता चला कि ये तो है ही। इमरान खान की जमानत का जो उसने हाल किया है इन लोगों ने, उस पर झूठे केस डाल दिए। वो बेचारे यहाँ से इतनी दुखी गई, वो रो रही थी। उनको कहा गया कि इमरान खान से आधी प्रॉपर्टी ले लें आप इनकी और इनके पास रहें, इनके साथ रहें। ही रिफ्यूज टू बी विद हिज सन्स, जो हम जैसी बेकार कौम के साथ रह रहे हैं। इमरान खान, हम इस काबिल नहीं है कि इमरान खान हमारे लिए जो कर रहे हैं हम उनको उसका दिया नहीं दे सकते। ये तो बेशरम लोग, बेगैरत लोग हैं। इन लोगों का तो काम है कि लोगों पे। अच्छा मैडम, चूंकि आपका सिंध से भी ताल्लुक है, पंजाब से भी आपका ताल्लुक है, पंजाब में बिजली सस्ती कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अभी मैंने ठीक है जनाब, कुछ नेटवर्क में इशू है, बात करते हैं। चीज़ें जिस तरह चल रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से भी, अब तो मेरा ख्याल है कि खुद एक बात सामने आई, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम है, डिस्कस करना ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि खातून जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मजहबी भी हैं, फिर ज्वेलरी की बात भी आ जाती है, फिर पैसों की बात भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रहे हैं। फिर फराह गोगी से उनकी दोस्ती, और मेरा ख्याल है कि फारूक लाडी साहब इस पर दो राय नहीं है कि फराह गोगी साहब का करप्शन है ठीक ठाक। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, सारी चीजें इन्हीं पे लाद दी गई है। 200 केसेस इमरान खान पे लाद दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद इमरान खान जो है आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए एलिजिबल है, जहां के लिए एक स्पॉटलेस बंदा होना। सर मैं आपसे ना एक वो बात पूछना चाहती हूँ जो बड़ी लॉजिकल। मैं वही खान साहब का अपना नेचर और अपनी पर्सनैलिटी का अलग चीज हो सकती है, उनके आसपास के लोग अलग होंगे। जी सर। तोशा खाना का केस डाल दिया इनके ऊपर, दोनों के ऊपर डाला, तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं किया जिन्होंने गाड़ियां ली है? गाड़ियां तो कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है। आज की मैं बात बता रहा हूं कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि 2001 से पहले के केसेस कोई भी तोशा खाना के जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? तो क्या ये हुकूमत इसीलिए रह गई है कि वो आए नैब के 1100 अरब रुपए के सारे केसेस अपने खत्म कर दें, और ये आए और सारी कानून साजी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको सबूताज कर दें। और एक बात और बताऊं, टेक्निकली अगर आप देखें, अगर 8 जजेस के फैसले को अगर नेशनल असेंबली अगर उसको सबूताज करती है तो याद रखना उसका इतलाक उसके बाद से होगा, उससे पहले से नहीं हो सकता। चलें, सीटों वाला मामला भी बहुत बड़ा है सर। मैं माजरत चाहती हूँ कतर कलामी की, क्योंकि ये जो वक्त में सर नीलम इरशाद साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। वक्त की कमी के बाइस मैं नीलम इरशाद साहिबा को शामिल करूंगी। जी नीलम इरशाद साहिबा, क्या कहेंगे इस हवाले से कि खाया तो सबने है मैडम, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने छोड़ दिया हो, सभी की मिली भगत है, किसी पे किस तोशा खाना का बना, किसी पे नहीं बना, और किस तरह से देखती है मामले को? अगर है तो उसके प्रूफ लाए ना सामने। इमरान खान के ऊपर 200 केस बना के उसके बाद हर केस में रिलीफ मिल रहा है, हर केस में रिलीफ मिल रहा है। तो इजंट इट क्लियर एंड कट के इमरान खान पे झूठे केस किए गए हैं? अगर आप कहते नवाज शरीफ, अच्छा मेरा ख्याल है कि वक्त कम है और नीलम इरशाद साहिबा से बात नहीं हो सकेगी, माजरत के साथ आगे चलते हैं। जनाब फारूक लाडी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है वो माशी मसला है, और वो माशी मसला इस वजह से हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके सोल्यूशन की तरफ, कि क्योंकि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब तमाम इदारे
पाकिस्तान के अपनी आईनी हुदूद में रह के पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करेंगे। जब इदारे अपने आइन से की हुदूद जो है उससे तजावुज़ करेंगे और वो अपने मनपसंद लोगों को लाके अपने ताकत के ज़ोर पे मनसब पे बिठाएंगे, अवाम की मंशा के ख़िलाफ़, अवाम के वोट के ख़िलाफ़, अवाम की ओपिनियन के ख़िलाफ़, तो यही रिज़ल्ट होगा। ये पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दें आप, टू द पॉइंट हम सब बात करते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, अवाम उसको वोट देती है और पाकिस्तान के इस वक्त हालात इकोनॉमी के ऐसे हैं कि कोई भी पार्टी है कि उससे संभालना मुश्किल है, कोई भी पार्टी आ जाए। सही बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अवाम ने के मंशा पे अगर हुकूमत आएगी तो अवाम कंप्रोमाइज कर लेगी, चीजें बेहतर हो सकती है मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली तौर पे। आपका इशारा इस तरफ है? बताओ, देखिए इस वक्त चाहे कितना भी मकबूल लीडर, इवन इमरान खान भी इस वक्त इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते, लेकिन अवाम का एतमाद, दुनिया का एतमाद इमरान खान पे इसलिए है कि वो उसने डिलीवर किया अपने दौर में, कोविड के बावजूद किया है। 6.38% की जीडीपी ग्रोथ के साथ उन्होंने तरक्की की और बहुत अच्छे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव जा रहे थे। तो उनकी हुकूमत को उठाने की नौबत क्यों आई? सिर्फ एक डोनाल्ड लू ने कहा और आपने उसको चलता कर दिया। खैर, तो इस तरह के इक़दामात अगर किए जाते हैं तो ये मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मुझे ये बताएं कि हमें ज़रूरत क्या है? हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुल्क को है डैम्स की। तरबेला डैम के बाद एक डैम नहीं बनने दिया गया। तो जब तक डैम नहीं होंगे हमारे काश्तकार को पानी नहीं मिलेगा। आज हमारे काश्तकार को अगर पानी मिले तो वो इतना अजनास यहाँ पे मुफ्त के दामों में मिलेगा और आप एक्सपोर्ट करेंगे, और हमें बिजली जो है वो मुफ्त के 2 रुपए यूनिट के तौर पे हमें मिलेगी, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो क्या वजह है, ये कौन लोग हैं जो ये डैम्स को बनने नहीं दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मसला ये है कि 2 मौज़ूआत पे मैं जाते हुए बात करूंगी। एक तरफ ये कि अगर मैं कहूं कि मुल्क में ताकतवर, मतलब मैं 80s के बाद की बात करूंगी कि वो कौन से लोग थे जो फैसला साज थे और मुल्क में डैम बना सकते थे, तो एक मुशर्रफ साहब थे, दूसरे खान साहब थे। इसलिए क्योंकि खान साहब को इतनी रिस्पेक्ट फौज की तरफ से भी उस वक्त मिली कि जितना किसी भी, मैंने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम को इतनी मैंने GHQ में इज्जत मिलते हुए नहीं देखी जितनी मैंने इमरान खान साहब को देखी है। उनके पास फैसले की ताकत थी, मुशर्रफ साहब के पास भी फैसले की ताकत थी, लेकिन दोनों लोग जो है वो डैम्स बनाने में नाकाम रहे। कर सकते थे पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले वो लोग कर सकते हैं जो कि एक पेज की बात करें या उनके पास हुकूमतें नहीं करते, तो फिर साइनिंग अथॉरिटी सीट पे होने के बाद अगर ये कहे कि हमसे नहीं किया गया, तो ये सब पीछे वाले मोरे का तारीख भूल जाएगी कि उनसे किसने नहीं करवाया। याद रखेगी तारीख, तो वो याद रखेगी कि वो लोग साइनिंग अथॉरिटी थे, चाहते तो ये काम कर सकते थे। दूसरी बात यहां पे मैं करती चलूं, बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा ने कहा कि जनाब मैं तुम्हें तरक्की दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी लाके, और एशियन टाइगर मुल्क बन गया, मुझसे जमहूरियत की बात मत करना, और वो एक सिविल डिक्टेटर के तौर पर बैठी रही। ये चीज भी मुल्कों की तारीख में जो है वो नुकसान देती है, और हसीना वाजिद साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो इसी वजह से था कि अवाम के हकूक को गजब किया गया, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। आगे चीजें जिस तरह से करेक्शन मूड में जा रही हैं, उसमें अगर ये कहना है कि कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज करके करेक्शन मूड की तरफ जा रहा है, तो आपके पास कोई ऐसा सियासतदान मौजूद नहीं है जो आपको करेक्शन मूड्स की तरफ लेके जाए। यहाँ तो ये हाल है कि अगर कोई बिजली सस्ती करता है तो दूसरों को तकलीफ होती है, और एक सूबे को नवाजने के लिए फेडरल की तरफ से पैसा दिया जाता है, दूसरे सूबों को पैसा क्यों नहीं दिया जाता? सवाल ये है, तो फिर इदारे कूदें क्यों ना? मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।